Good morning students. Today we will study another climatic factor that is temperature. Temperature या फिर तापमान. So temperature क्या है? ये भी एक वेरिएबल क्लाइमेटिक फैक्टर है. मतलब सीजन के हिसाब से पूरे साल भर में ये काफ़ी हद तक चेंज होता रहता है. और ये क्यों चेंज होता है? वाई डज इट वेरी? इट वेरीज विद टाइम. टाइम के साथ में जैसे हम पूरा दिन देखें तो सुबह थोड़ा टेम्परेचर अराउंड 20-25 तक रहता है, दिन में 40 तक इंक्रीज़ हो जाता है और रात में फिर से ये कम हो जाता है. सो इट वेरीज विद टाइम, इट वेरीज विद सीजन. जैसे समर्स में ज़्यादा होता है, विंटर्स में कम होता है. देन लैटिट्यूड as per the latitude also it varies. Then altitude is that is the height as it increases. Means latitude you can say that is movement from equator towards the pole or poles towards the equator. Then altitude that is height you can say, like you can see a mountain range कि उसके बिल्कुल नीचे वाले एरिया पे the vegetation would be entirely different as compared to the mountain peak. Now the slopes are similarly the same. Then soil texture भी जो है उसका, जैसे अगर सॉइल ज़्यादा मॉइस्ट है तो उसका टेम्परेचर कम होगा एज़ कम्पेयर टू द डेजर्ट टाइप ऑफ सॉइल कंडीशंस. देन प्लांट कवर्स जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना कम टेम्परेचर रहेगा. देन ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा बट ऑब्वियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बिकॉज एमिटिंग ऑल ग्रीन हाउस गैसेज एंड द pollutants. Now temperature is the measure of heat intensity. So how you can define temperature? It's basically the measure of the heat intensity. Now heat is a thermal energy. ये एक thermal energy है और thermal energy is exchanged between animals and environment by the process of radiation, conduction, convection and evaporation. The total heat entering the biosphere from the sun is balanced by the amount of heat lost per unit टाइम. तो जो थर्मल एनर्जी जो है ये किस तरह से बैलेंस होती है और या एक्सचेंज होती है, दैट इज़ बाय दीज 4 प्रोसेसेस. ये हम अभी डायग्रामेटिकली सीखेंगे, समझेंगे. सो ये आप देख सकते हैं कि ये एक एनिमल है. ये किस तरह से हीट लॉस कर रहा है. सो फ्रॉम द बॉडी सरफेस देयर इज़ हीट लॉस. Then there is heat loss by the process of evaporation, that is वो सांस लेता है तो उधर evaporation हो रहा है तो वहाँ से heat loss हो रहा है. Then there is also heat loss, there is heat production first of all by the process of metabolism. मतलब जो भी खाता है तो उसको जब ये digest करेगा there would be a lot of production of heat. एंड उसके अलावा अपने पैरों के सरफेस से भी देर इज़ हीट लॉस बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. उसके अलावा देर इज़ हीट लॉस बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. सो दैट इज़ बाय द विंड इफेक्ट. ओके, तो सबसे पहले हम ये डायग्राम में से हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए था. द डायरेक्ट सोलर रेडिएशन. तो जो सन है इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट और ये डायरेक्ट जो है रेडिएशंस एमिट कर रहा है टू द एटमॉस्फेयर, टू द अर्थ, टू द सोलर सिस्टम. ओके, then many of the solar radiations are reaching the earth's surface. तो हमने लाइट में देखा था कि अराउंड 52% और 50 से लेके 52% तक का जो हीट रेडिएशन है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड हेंस द अर्थ गेट्स हीटेड अप. बाकी जो रेस्ट रिमेनिंग है वो उसमें से अराउंड 19% इज एब्जॉर्ब बाय द क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर एंड व्हाइल द रेस्ट 30% इज रिफ्लेक्टेड बैक to the atmosphere by the clouds, by the earth surface and by the atmosphere. ठीक है. सो एंड सन इज गिविंग ऑफ सोलर रेडिएशन. उसके साथ में इंफ्रारेड रेडिएशंस भी जो हैं वो आ रहे हैं एटमॉस्फेयर से. तो they also have a heating effect. They are also thermal radiations. उसके जो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस अर्थ पे आ रहे हैं तो ये ट्रीज जो हैं काफ़ी सारे इंफ्रारेड रेडिएशंस दे आर इमिटिंग, तो काफ़ी सारी हीट ये एमिट कर देते हैं. इसके अलावा सरफेस पे जो है काफ़ी सारी सनलाइट जो है वो भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. सो अगैन द अर्थ इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट. उसके अलावा ग्राउंड सरफेस जब हीट अप होता है तब भी वो इंफ्रारेड रेडिएशंस रिलीज करता है. सो इट इज़ ऑल्सो रिलीजिंग हीट. ठीक है. देन उसके अलावा देर इज़ विंड एंड विंड हेल्प्स इन द हीट लॉस बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन.
उसके अलावा देर आर क्लाउड्स, दे डिफ्यूज सोलर एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम द क्लाउड. सो ये क्लाउड्स जो हैं वो कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब करके फिर उसको डिफ्यूज करते हैं टू द एटमॉस्फेयर और रिफ्लेक्ट देम बैक. So this is all with respect to the convection, evaporation, conduction and radiations, the process of heat absorption and heat release. Now, effect of temperature on plants. So in this today's lecture we will study mostly the effect of temperature on plants. The first effect of temperature on plants is effect on metabolism. So effect on all the metabolic activities or biological activities जो भी प्लांट्स करते हैं तो उनमें टेम्परेचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. सो मोस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अकर बिटवीन 0 to 50 डिग्री सेल्सियस विथ ऑप्टिमम ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस. सॉरी, ये एफ गलती से प्रिंट हो गया है. 32 डिग्री सेल्सियस. नाउ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट देर इज रैपिड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म कॉजिंग इंजरी. तो अगर टेम्परेचर 32 डिग्री से या फिर अगर कहें कि 50 डिग्री से ज़्यादा होता है तो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन, सो दे आर ऑल अफेक्टेड. उसके अलावा अगर 32 डिग्री सेल्सियस रहता है तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर ऑप्टिमम, मतलब मैक्सिमम रहता है और मैक्सिमम प्लांट प्रोडक्टिविटी होती है और मैक्सिमम ग्रोथ होती है. नाउ सिमिलरली अब हाई टेम्परेचर जैसे इम्पैक्ट करता है वैसे फ्रीजिंग पॉइंट या जो लो टेम्परेचर होता है तो इफ़ इट रीचेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस देन देर इज रैपिड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से इंटरनल इंजरी जो सेल्स हैं वो इंटरनली डैमेज हो जाते हैं. एंड सिमिलरली द टेम्परेचर अबाव 50 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे बैक्टीरिया जो है वो 20 to 130 डिग्री सेल्सियस तक थ्राइव करते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी 70 to 73 डिग्री सेल्सियस तक हॉट वाटर स्प्रिंग्स में पाई जाती हैं. डेजर्ट प्लांट्स जो हैं मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वो सहन कर सकते हैं. ईस्ट कैन टॉलरेट अ टेम्परेचर ऑफ 114 डिग्री सेल्सियस. सो दीज आर सम एक्सेप्शनल organisms which can exhibit tolerance towards high temperature conditions. According to heat requirement, Ronquier divided vegetation into the following class. तो Ronquier ने plants को temperature के basis पे ये following classes में differentiate किया है. So they are basically 4 classes. So you can see here it is the temperature class, megatherms, mesotherms, microtherms and the hectotherms. Now region where they are found, the megatherms are found in the tropical region, mesotherms in the subtropical region, microtherms in temperate regions up to 3000 meter high and tropical and also subtropical regions. Then hectotherms are found in the Arctic and the alpine region above 4800 meters in tropics and 3600 meters in the temperate regions. Now temperature in megatherms, high temperature is there throughout, means they are लिविंग इन अ कंडीशन जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हमेशा मतलब पूरे साल भर बहुत ज़्यादा रहता है. मीज़ोथर्म्स जहाँ रहते हैं वहाँ समर्स जो हैं दे आर हाई एंड देर आर लो विंटर टेम्परेचर. तो समर टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और विंटर्स में टेम्परेचर कम रहता है. माइक्रोथर्म्स स्टे इन अ प्लेस वेयर टेम्परेचर इज एज फॉलोज. देयर इज लो विंटर टेम्परेचर, विंटर्स में टेम्परेचर बहुत कम होता है और जो समर्स जो हैं दे आर ओनली मॉडरेट. सो ओनली इन समर्स द टेम्परेचर इज ओनली एज हाई एज 10 डिग्री सेल्सियस. अब हेकिस्टोथर्म्स जो हैं ये बहुत ही ठंडे एटमॉस्फेयर में रहते हैं. समर जो है वो बहुत ब्रीफ होती है और टेम्परेचर यूजुअली लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है. नाउ वेजिटेशन जो है मेगाथर्म्स ज़्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं. मीज़ोथर्म्स आर प्लांट्स which are subtropical deciduous forest. Microtherms are plants which show mixed coniferous forest. Or hectotherms are plants which are showing the Arctic or alpine vegetation. तो ये बेसिकली श्रबी होंगे और बहुत लो टेम्परेचर जो सर्वाइव कर सकते हैं वो प्लांट्स जो है आर हेकिस्टोथर्म्स. सो दीज आर द 4 बेसिक क्लासेस ऑफ टेम्परेचर or classes of plants according to Ronquier. Microorganisms on the basis of temperature range. तो अब microorganisms को भी अगर हम study करें on the basis of temperature range तो they are also classified into 3 groups. Thermophiles tolerating a temperature of 40 to 90 degrees Celsius, mesophils from 10 to 45 degrees Celsius and psychrophiles from -5 to
40 degrees Celsius. So these are the classes of the microorganisms. Now the second effect on plants is effect of low temperature. अब low temperature plants को किस तरह से effect करेगा, so that we'll study. देखो ये क्या करता है, it causes desiccation. Desiccation मतलब drying away, drying मतलब सूख जाना, desiccate कर देगा, क्योंकि जो पानी होगा that would convert into solid, मतलब वो आइस या क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी जो प्लांट्स को रेडिली अवेलेबल रहता है तो दैट विल नॉट बी अवेलेबल एंड हेंस ड्राइनेस, डेसिकेशन जो है, सूख प्लांट्स जो है वो सूखने लग जाएंगे. देन देर इज चिलिंग इंजरी. चिलिंग इंजरी जो कि अगेन क्रिस्टल फॉर्मेशन से जो सेल्स है उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म क्रिस्टल बन जाएगा, जिससे वो इंटरनली ही खुद को डैमेज कर लेंगे. देन फ्रीजिंग इंजरी. सो ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ इंजरीज अकर ड्यूरिंग द लो टेम्परेचर कंडीशंस. सो फर्स्ट इज अ चिलिंग इंजरी, दैट इज किलिंग और इंजरी ऑफ द ट्रॉपिकल प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल टी इन नीलगिरीज, रबर ट्रीज एंड वेजिटेबल्स. तो चिलिंग इंजरी में क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, ये चिलिंग इंजरी मतलब द डिफरेंस बिटवीन चिलिंग एंड फ्रीजिंग इंजरी इज एज फॉलोज. चिलिंग इंजरी जो है ये बेसिकली ट्रॉपिकल प्लांट्स में होगी, जैसे कि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में प्लांट्स ग्रो करें, दे आर अकस्टम टू अ ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस. तो 20 से 32 डिग्री पे ये काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं. लेकिन वहाँ पे अगर टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो उसकी वजह से ये किलिंग और इंजरी होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया है इन्होंने टी इन द नीलगिरीज. तो नीलगिरीज कहाँ है, साउथ में. सो हियर इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो नॉर्मल देन द टी प्लांट्स आर डैमेज्ड. देन रबर ट्री सिमिलरली. देन वेजिटेबल्स जो कि हर साल का रहता है कि अगर वो मावट जिसे कहते हैं अगर वो आ जाती है तो अगेन द वेजिटेबल्स एंड द सीरियल्स आर डैमेज्ड. देन देर आर फ्रीजिंग इंजरी. फ्रीजिंग इंजरी बेसिकली टेम्परेट प्लांट्स में होगी, क्योंकि जो प्लांट्स ऑलरेडी लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है देन इट रिजल्ट्स इनटू फ्रीजिंग इंजरी. तो इसमें क्या होता है कि द वाटर फ्रीजेस इन द इंटर सेलुलर स्पेसिस कॉजिंग इंजरी. तो सेल्स के बीच में जो इंटर सेलुलर स्पेसिस रहती हैं वहाँ पे जो पानी होता है वो जम जाता है, जिसकी वजह से ये जम जाता है, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो इंटरनली डैमेज हो जाते हैं. अब स्नो क्या करता है, इट कॉजेज मैकेनिकल इंजरी. तो बेसिकली सॉइल के सरफेस पे स्नो जो है वो डिपॉजिट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सीडलिंग्स जो अंदर हैं सॉइल के, वो बहुत रेडिली पैथोजेनिक फंजाई जो है उनको अटैक कर लेते हैं और इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो वहीं पेरिश हो जाते हैं, दे डाई. एंड ऑल्सो रिजल्ट इन मैकेनिकल इंजरी, क्योंकि स्नो क्या करेगा कि जो रूट्स हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सेल्स तो डेसिकेट होने लगेंगे, है ना. और उसकी वजह से जो है दैट वुड रिजल्ट इन टू मैकेनिकल इंजरी. Some perennials can tolerate extremely low temperature and are termed as cold resistant. तो जो plants इस तरह से freezing injury, snow और chilling injury को tolerate कर सकते हैं उनको हम कहेंगे they are the cold resistant plants. Now the third effect is on the process of photosynthesis. तो photosynthesis जो है it increases with temperature from 6 to 37 degree Celsius. वैसे optimum temperature is 32 degree Celsius no doubt, but वो बढ़ता है. जैसे अगर आप 6 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वुड इंक्रीज. एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द एंजाइम्स गेट डीएक्टिवेटेड. तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो जो एंजाइम्स हैं दे वुड गेट डीएक्टिवेटेड. और क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ शुगर फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें 2 रिएक्शंस होते हैं, द प्राइमरी प्रोसेस एंड द सेकेंडरी प्रोसेस. सेकेंडरी प्रोसेस या फिर डार्क रिएक्शन जो है दैट इज़ कम्प्लीटली इंजाइम डिपेंडेंट. तो अगर इंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो जो शुगर फॉर्मेशन की प्रोसेस है या RUBP रीजनरेशन है वो दोनों ही नहीं हो पाएगा एंड हेंस फोटोसिंथेसिस वुड नॉट टेक प्लेस और द प्लांट विल नॉट ग्रो. टेम्परेचर रेंज वेरीज विद स्पीशीज़, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक टेम्परेचर टॉलरेट करके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. सो लाइकेंस जो हैं दे फंक्शन वेल एट 20 डिग्री सेल्सियस, कॉनिफर्स इवन एट -35 डिग्री सेल्सियस, डेजर्ट प्लांट्स एट 80 डिग्री सेल्सियस, ब्रिस्टल कोन पाइन और यू कैन से पाइनस एट -15 डिग्री सेल्सियस, ब्लू ग्रीन एल्गी फ्रॉम 70 to 73 डिग्री सेल्सियस एंड मकई जो है दैट इज़ 35 to 38 डिग्री सेल्सियस.
सो देर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन द प्लांट्स ऑल्सो, जहाँ जो कि उस पर्टिकुलर कम या ज़्यादा टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. Now the fourth effect is effect on respiration. Respiration increases till 40 degrees Celsius. According to Van Hoff's rule, respiration doubles with every 10 degrees Celsius increase in the temperature. तो अगर जैसे अभी optimum 20 degrees temperature है, तो अगर फर्दर 10 डिग्री सेल्सियस तक वो टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू वॉन्स ऑफ रूल जो है वो डबल हो जाएगा. फिर 32 अगैन 40 तक अगर मतलब वही 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं हम टेम्परेचर, तो अगैन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन वो डबल. तो अकॉर्डिंग टू वॉन्स ऑफ रूल तो जो फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर रेस्पिरेशन की रेट जो है वो डबल हो जाती है. और दिस कंटिन्यूज टिल 40 डिग्री सेल्सियस. तो 40 डिग्री सेल्सियस तक द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑप्टिमम. नाउ द सीड जर्मिनेशन प्रोसेस, प्री ट्रीटमेंट और ब्रेकिंग डोरमेंसी. फॉर दिस ऑल्सो मीन्स ब्रेकिंग द प्रोसेस ऑफ डोरमेंसी, सुषुप्तता जिसे कहते हैं. तो जो सीड्स अपने सुषुप्त अवस्था में, तो अगर उनको एक्टिवेट करना है तो अगैन दे रीच अ टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, जिसको आप वर्नलाइजेशन भी कहते हैं. तो वो एक कोल्ड ट्रीटमेंट है. कुछ प्लांट्स को वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट चाहिए और कुछ प्लांट्स को जो है वो हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए. सो फॉर दैट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जांपल रूबस टेम्परेट, ये एक टेम्परेट ट्री है. इसको मतलब पूरे 5 महीने की कंटिन्यूस लो स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इज अ कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ 4 to 5 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड. एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग इज 20 to 27 डिग्री सेल्सियस. तो जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होता तब तक उसको कंटिन्यूटी में 5 महीने 4 to 5 डिग्री सेल्सियस पर ही मेंटेन रखा जाता है, तब जाके रूबस की सीड जो है वो जर्मिनेट हो पाती है. और सीडलिंग ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 20 to 27 डिग्री सेल्सियस. पर टू ब्रेक द डोरमेंसी ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर रूबस इज 4 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 कंटिन्यूअस मंथ्स. ठीक है. Now there is summarization or heat cracking. So heat treatment enhances germination, for example in euphorbia at 50 degree Celsius. तो ये basically summarization या heat cracking जो है ये एक high temperature treatment है. तो ये basically जैसे euphorbia है या जो xerophytic plants है या desert plants है, तो उनमें जो है ये काफ़ी हद तक effective है. In desert plant ephemerals heat help in maturation of the seeds. तो temperature euphorbia में जैसे 50 डिग्री सेल्सियस तक पर जब सीड्स को हम रखते हैं या एक्सपोज करते हैं या ट्रीट करते हैं तब जाके वो जर्मिनेट हो पाती हैं. और डेजर्ट प्लांट्स विच आर ऑल्सो टर्म्ड एज द एफिमेरल्स, तो यहाँ पे जब तक हीट नहीं मिलेगा तब तक द सीड्स वुड नॉट मैच्योर. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ समराइजेशन और heat cracking. Now we have the sixth effect, that is vernalization. So similarly it is a low temperature treatment or exposure to cold or winter. Vernus meaning spring, it accelerates flowering. तो ये vernalization की process जो है ये best helps in the process of the flowering. For example in winter rye, sickle cereal, winter wheat, barley. और इसकी importance क्या है? It helps in flowering at the right time. सो वर्नलाइजेशन और लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर सेलेक्टेड प्लांट्स, मतलब जिन प्लांट्स को इसकी रिक्वायरमेंट है उसमें प्रॉपर टाइम पे फ्लावरिंग होती है, जिससे जो फ्रूट सेटिंग है वो प्रॉपर टाइम पे हो पाती है एंड हेंस द प्रोडक्शन इंक्रीजेस. मूवमेंट्स, नाउ देयर इज थर्मोटैक्सिस. दिस इज थर्मोटैक्सिस, जैसा कि आप मतलब अज्यूम कर सकते हो, थर्मो मीनिंग द टेम्परेचर एंड टैक्सिस मीनिंग द मूवमेंट. सो दैट इज मूवमेंट टुवर्ड्स कंपैटिबल टेम्परेचर. सो ये फिनोमिनन एग्जिबिट करता है क्लेमाइडोमोनास, सिंगल सेलुलर एल्गी. इसके अलावा ट्यूलिप्स और क्रोकस भी हैं जिनमें टर्गर चेंज होता है कॉजिंग थर्मोनेस्टी ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन. तो जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी होगा, जैसे कि वो सुबह ऐसे दे वुड बी इन द बड फॉर्म, एज द sun rises the bud opens, so that is all because of the turgor change and that results in thermonasty. so जैसे temperature increase होगा वो flowers होते open होंगे and then again at night time जो है वो drooping condition में आ जाएंगे, वापस से जो है they would be in the bud form. So this is all for today's class. Thank you. The second part of this temperature we will continue in the next class. Thank you.